हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग को बहुत सारा अथी आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, फिजिक्स में सिर्फ एक चैप्टर करवाए हैं। तो चलो इसको हम पढ़ाए नहीं हैं, लगभग 2 दिन के बाद इसको पढ़ाना हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा है क्वेश्चन आंसर करवाइए, क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो चलो हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हम कंप्लीट करेंगे तब भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चलो अभी भी करवा देते हैं, आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। चैनल पर बने रहें और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, लाइक शेयर करें। हम आप लोग को इतना दे रहे हैं तो आप लोग को भी कुछ फ़र्ज बनता है। मेरा आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी लाइक और शेयर करें इसको ज़रूर, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें जो पहली वाले चैनल पर आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, सही और गलत देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबका हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहें चैनल पर। चलो पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रहे तो अपना पूर्व पथ से विचित हो गया, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर ये टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको बोलते हैं स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम बराबर क्या होता है? स्नेल का नियम बराबर यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में पर जाती है तो क्या होता है? देखो, ये मान लिए ऊपर हवा है तो यह विरल माध्यम है, ऊपर हवा है, ठीक है ना। तो ये विरल माध्यम है, नीचे मान लो पानी है, तो ये सघन माध्यम है। तो विरल से जा रहा है सघन में, तो विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। तो इसका डी नंबर यानी घ नंबर सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा? सघन से अगर विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो हो गया 3 नंबर। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, बोल रहा है कि ये एक सतह है, इस पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी? तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और इसी पर आपतित किरण यही है, अपवर्तित किरण यही है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं हुआ। गैप नहीं हुआ यानी कोण नहीं बना। जब कोण नहीं बना तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर 0 डिग्री होगा। 90 नहीं मार देना, 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। कब? जब 90 डिग्री पर आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और परावर्तन में क्या होता था? 90 डिग्री पर आता था तो उसी पथ पर लौट जाता था। उस समय भी आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने के कारण क्या है? देखो, पानी से भरी बाल्टी पूछे या मछली पूछे, कम मछली की ऊंचाई कम दिखाई पड़ रहा है, या सिक्का पड़ा हुआ है बाल्टी में तो सिक्का की गहराई कम मालूम पड़ रहा है, मछली की गहराई कम मालूम पड़ रहा है, या बाल्टी में छड़ी रखा हुआ तो वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, बाल्टी में छड़ रखा हुआ तो टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। ये किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका कौन नंबर सही होगा? प्रकाश के चाल में परिवर्तित होने के कारण उसका चाल में परिवर्तन होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होता है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में कांच में कितना होता है? तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो, चाल परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। चाल के कारण होगा छः का को नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध? देखो, सघन माध्यम बोल दिया तो चलो, यहाँ मान लिया हम पानी है तो ये हो गया सघन माध्यम, ये मान लिया हवा है तो ये हो गया विरल माध्यम। तो सघन से ये क्या है? अभिलंब है। सघन से आ रहा है कहाँ पर? सॉरी,
सघन से कहाँ पर आ रहा है, ये अभिलंब मान लिए। सघन से आ रहा है कहाँ पर, हवा में जा रहा है यानी विरल में जा रहा है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा तो देखो ये कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये हो गया अपवर्तन कोण यानी आर। और ये कोण क्या हो गया, सॉरी ये कोण क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया आई यानी आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है ये बात, तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। यहाँ लिखा हुआ है गो नंबर में अपवर्तन कोण बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो आपतन कोण से बड़ा होता है। 7 का गो हो जाएगा सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करता है, दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलता तो मुड़ जाती है। बोरा किधर मुड़ जाती है, तो आप लोग सिंपल जानते हैं कि जब भी प्रिज्म से होकर आपतित किरण जाएगी तो वो हमेशा आधार की ओर मुड़ती है। आधार, ये नीचे क्या है, आधार है, तो देखो यहाँ गया आधार की ओर, नीचे मुड़ा, इतना झुका न, तो आधार की ओर मुड़ा, फिर देखो नीचे झुका, फिर आधार की ओर मुड़ा, तो हमेशा आधार की ओर मुड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। खो नंबर सही, 8 का खो। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर उस बिंदु पर मिलती है तो उसे कहते हैं। बोल रहा है क्या कि किसी बिंदु से किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर, कोई लेंस है अगर उससे अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्योंकि किरण हमेशा समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा को नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे समांतर के बात नहीं किया है, समांतर के बात नहीं किया। रेड बोला बिंदु से प्रकाश आ रही है और लेंस से अपवर्तित हो गई, तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बिंदु, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो नो का घो होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है। सिंपल बात, जो पारदर्शी पदार्थ रहेगा उसका लेंस बनाने में उपयोग करेंगे। प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी तो लेंस बन जाएगा, कांच पारदर्शी तो लेंस बन जाएगा। कन्फ्यूजन हो गया इसमें और इसमें। तो लकड़ी भी कुछ होता है ना, इस पार से उस पर लकड़ी का छाल लेंगे, कुछ लकड़ी का छाल इस तरह होता है कि इस पार से उस पार उसको जब सफा कर दिया जाता है, ठीक है ना, फैक्ट्री में जाकर तो इस पार से उस पार दिख सकता है, तो लकड़ी भी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होता। 10 का गो नंबर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा क्या, निम्नलिखित में कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल लेंस बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल लेंस बनाता है। और दर्पण बोलेंगे तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो बोलेगा कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस, ये दोनों ऑलराउंडर है। वास्तविक भी बनाएगा, आभासी भी, ये दोनों बनाएगा, उल्टा भी, सीधा भी, बड़ा भी, छोटा भी, आगे पीछे सब बनाएगा, ठीक है। तो दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। और अवतल लेंस हमेशा आभासी और दर्पण में उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो हम स्नेल का नियम बताए थे, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो देखो कहाँ पर है, ये को नंबर सही हो जाएगा, 12 का को। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक है ना, दूसरा माध्यम में गया जिसका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है ना। आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर है, तो साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, ये उल्टा होता है। आई है तो ऊपर में लेना है n2, ठीक है ना, और नीचे लेना है n1। यानी कौन लिए हम साइन, मान लो ये क्या है, इधर से किरण आई इधर चल गई, तो यह है आई और यह है आर, यह है n1 यह है n2। तो आई आर लिए, इधर से लेना है n2 और n1, यानी अपवर्तनांक उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा घो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्ब में रखे हुए कांच के आयताकार स्लेब से हवा किरण के पथ नीचे चित्र 2.40 में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ तुम आप लोग को ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, लेकिन इसका पथ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये अपवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना अपवर्तनांक इस द्रव का है, जो ये द्रव भरा हुआ है, ये द्रव जो है जो इसमें द्रव भरा हुआ है, जिसका जितना अपवर्तनांक इसका है उतने अपवर्तनांक कांच का होगा, तब ना दोनों का शक्ति बराबर है, इसलिए दोनों में किरण इधर उधर नहीं मुड़ा, क्योंकि दोनों शक्ति बराबर था, दोनों का अपवर्तनांक बराबर था। यानी कांच का अपवर्तनांक भी कितना होगा, द्रव का अपवर्तनांक भी कितना होगा और कांच का अपवर्तनांक भी कितना होगा, दोनों का 1.5 ही होगा, क्योंकि 1.5 दिया हुआ तो 1.5 ही होगा, तो इसका खो नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखो ये उत्तल लेंस है, तो किनारे की अपेक्षा, किनारे में पतला और बीच में मोटा, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो को नंबर सही हो जाएगा। जबकि अवतल लेंस का बात करेंगे तो ये किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल में, ठीक है ना, जिसका को नंबर सही होगा 16 का। नेक्स्ट देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन बोला किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थान पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और बराबर बने। तो कहाँ बराबर बोल दिया, यहाँ से पकड़ो तुम लोग, बराबर बोल दिया तो बराबर बोल दिया तो कहाँ रखेंगे, सिंपल बात है। ये एक होता है एफ और एक होता है क्या 2f, फिर इधर भी एफ और इधर भी क्या है 2f, क्या है 2f, इधर का बोलते हैं 1, इधर का 2, इधर बोलते हैं 1 इधर का बोलते हैं, इधर का बोलते हैं 2। तो कहाँ रखने पर बराबर बनता है, सिंपल बात है, फोकस दूरी के दुगना दूरी पर यानी 2f पर, फोकस दूरी के दुगने दूरी पर रखने पर उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखने पर हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर सही। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तल लेंस पे जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो उत्तल लेंस से बोल दिया है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, फोकस और प्रकाश केंद्र यानी लेंस के बीच में, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे बने वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। छठा स्थिति है, छठा स्थिति में जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रहता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन जाता है और कैसा बनता है, बड़ा, सीधा, आभासी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी बोले तो काल्पनिक, यानी को नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन ध्यान से समझो। बोल रहा है क्या, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, अब प्रतिबिंब भी जो है उतने ही दूरी पर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बन रहा है। तो कब बनता है, जब फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा रहता है, यानी 2f पर जब वस्तु रखा रहता है तो वस्तु भी वही है, प्रतिबिंब भी वही बनता है। इसका मतलब वही हुआ है, यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी बराबर कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो पूछा फोकस दूरी कितना होती है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी उससे आधा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी इसमें आंसर सही हो जाएगा गो नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता क्या होगा, क्षमता बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f। और जब सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है ना, तो ये होता है जब मीटर में दिया हो तब ये लगाओ, जब सेंटीमीटर में लगा दिया हो तो ऊपर दे दो 100, कितना दे दो 100 और नीचे एफ का एफ। तो देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 का 100 लिख दिए और एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ दे दो, 20 पचे कितना होगा 100, तो 5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है तो 5 डायोप्टर। अब देखो 5 डायोप्टर यहाँ भी है, 5 डायोप्टर यहाँ भी है, तो अब पकड़ना है कौन सही होगा, तो अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है वस्तु की ओर, यानी ये लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में अवतल लेंस का क्या होता है माइनस होता है फोकस दूरी, तो माइनस वाला सही होगा, यानी घ नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी पर हो तो प्रतिबिंब होगा। बोला कि यदि किसी वस्तु है उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच में हो, यह उत्तल लेंस है, यहाँ मान लीजिए फोकस है, यहाँ फोकस की दुगनी दूरी यानी 2f है, इसके बीच में वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिंपल बात है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा f, और यहाँ पर मान लेते हैं 2f है, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा f1 f2, f1 वाला f2 वाला, इधर होता है अनंत। तो कहाँ बनता है, आप लोग जानते हैं कि जब वस्तु 2f थी फोकस दूरी के दुगनी दूरी और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत और 2f के बीच, यानी 2f2 के बीच, यानी यहाँ बनेगा। तो अनंत और 2f2 के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा और सीधा बने, बड़ा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। तो देखो खोजो इसमें कौन है, उल्टा और वास्तविक कहाँ है, तो उल्टा, उल्टा, वास्तविक और बड़ा, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझने लायक है। बोल रहा है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लें यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल बात हम समझते हैं, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु फोकस दूरी और लेंस के बीच हो, यानी फोकस और लेंस के बीच हो, यानी ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यानी फोकस दूरी इसका 20 से ज़्यादा होगा, फोकस दूरी क्या होगा 20 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ आभासी बोल दिया। आभासी कब बनता है, जब फोकस और लेंस के बीच वस्तु रखा हो, तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखा है, तो पूछा फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो फोकस दूरी कितना होना चाहिए 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर से अधिक, 22 का खो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, है किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है ना। लेंस में अवतल और दर्पण में बोले तो दर्पण में हो जाएगा कौन, उत्तल, कौन हो जाएगा उत्तल दर्पण।
तो दर्पण में उत्तल दर्पण और समतल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस में हमेशा हमेशा काल्पनिक यानी आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5D है। देखो पहले प्लस है, तो प्लस किसका क्षमता होता है, तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस में किधर होता है फोकस, तो इधर होता है, मुख्य फोकस इधर होता है इसलिए ये माइनस हो गया। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस किधर होता है, तो ये साइड होता है इसलिए ये प्लस हो गया। तो ये प्लस में दिया हुआ यानी उत्तल लेंस होगा। सबसे पहले तो इतना समझ आ गया, तो उत्तल लेंस कहाँ पर है, तो उत्तल लेंस एक यहाँ पर है और एक उत्तल लेंस और एक यहाँ है। अब देखना है यह होगा 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी की 20 सेंटीमीटर वाला, ये देखना है। तो P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। तो देखो यहाँ पर P का मान दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ है, तो P यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, ठीक है ना, और 1 का 1 और F का F, ठीक है। अब देखो F को अगर हम इधर भेजते हैं, F को अगर हम इधर भेज देते हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/5 और ये हमेशा होता है मीटर में। तो सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 100 से कितना देंगे, भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 100 पलट के ऊपर जाएगा, तो 5 से 100 काट देंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी घ नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, उसका क्षमता क्या होगा। बोल रहा उत्तल लेंस से इसकी फोकस दूरी प्लस में होगा और क्षमता भी इसका प्लस में होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 सेंटीमीटर है, तो हम बताए थे P बराबर, अभी बताए थे क्षमता बराबर 1/f। क्या बताए थे 1/f। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं 100। जब मीटर में दिया हो तो डायरेक्ट 1/f, और जब सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर एक के जगह पर आ जाएगा 100 और f कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। 2500 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 4 आ गया आंसर। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 4 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता की मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर। ध्यान दो, एक दर्पण है और एक लेंस है, दोनों का प्लस है। तो देखो यहाँ पर दर्पण में किसका प्लस होता है, दर्पण में उत्तल लेंस का प्लस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से मुख्य फोकस किधर होता है, ये साइड होता है, तो इधर प्लस और इधर माइनस। और लेंस में और दर्पण में भी क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है, ये साइड होता है, तो ये साइड क्या होता है प्लस और ये साइड क्या होता है माइनस। तो हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में और यहाँ प्लस में दिया हुआ है। उत्तल लेंस में इधर होता है प्लस में, तो प्लस में यहाँ दिया हुआ है, तो यानी दोनों क्या है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी प्लस होता है और उत्तल लेंस का ही फोकस दूरी प्लस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से फोकस दूरी इधर होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये साइड होता है, ठीक है ना। समझो यहाँ आसानी से तुम लोग। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर, इधर होता है प्लस, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर होता है, ये साइड होता है। उत्तल लेंस से फोकस दूरी किधर होता है, इधर होता है, और इधर होता है प्लस। तो देखो उत्तल लेंस में प्लस और उत्तल दर्पण में प्लस, तो दोनों उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा उत्तल दर्पण, तो दोनों ही उत्तल दर्पण। यही अवतल दर्पण रहता तो क्या होता माइनस हो जाता, उसका फोकस दूरी क्या होता माइनस। अवतल दर्पण अगर होता तो यह फोकस दूरी क्या होता है, इसका माइनस होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता है तो माइनस, और अवतल लेंस में फोकस मेन मुख्य फोकस किधर होता है, तो इस साइड होता है तो माइनस, ठीक है ना। तो सिर्फ यही समानता है, बाकी बात सब उल्टा है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, सिर्फ यही समानता है, बाकी सब कुछ उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, तो बताओ। तो छोटा छोटा अक्षर हमको पढ़ना है, तो सिंपल बात है, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वही लेंस हमको लेना है। तो बताओ कौन लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आप लोग उत्तल लेंस से पढ़े हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है, और जब फोकस और लेंस के बीच होता है, प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो उत्तल लेंस हम लेंगे। और नज़दीक में उसको किताब को नज़दीक में रखेंगे तो उसका फोकस दूरी नज़दीक वाला होना चाहिए। तो कौन होगा, देखते हैं। तो कौन होना चाहिए, देख लो आप लोग, तो यहाँ ध्यान दो, तो कौन होगा, तो 50 सेंटीमीटर वाला की यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर वाला कि 50 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ ध्यान दो। हम लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, तो खत्म हो गया। तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा 50 सेंटीमीटर वाला, को नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। एक गोलीय दर्पण था एक पतले लेंस, दोनों ही माइनस में है। देखो ये बता दिए, फोकस दूरी क्या है माइनस में, तो ये थोड़े बताए थे माइनस में किसका होता है, तो दर्पण में अवतल दर्पण, क्यों, क्योंकि इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किधर, अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है, इधर होता है, इसलिए माइनस हो गया। और लेंस में भी इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, इधर क्या होता है माइनस। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, ये साइड होता है, ये साइड होता है, इसलिए ये हो गया माइनस। तो अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी माइनस होगा, ठीक है ना। तो दोनों हो जाएगा अवतल, यानी को नंबर सही हो जाएगा। अब प्लस होता तो दोनों हो जाता उत्तल।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को भरो। पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है, ऊपर दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर दिखाई देती है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो कुछ ही पूछिए तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश के साथ सबसे अधिक होती है। निर्वात बोले तो जहाँ कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है, बिना एकदम शून्य है, उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में, कांच तो ये मान लिया मेरा है कांच। तो कांच क्या है? सघन माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम। इधर मान लिया हवा है तो विरल माध्यम। अब यहाँ अभिलंब डालते हैं तो कांच से कहाँ जा रहा है? कांच हो गया सघन माध्यम। अभी सघन माध्यम में, अब जाएगा कहाँ? हवा में। यानी विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर भागेगा। हम लोग जानते हैं तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगा। क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। तो यहाँ लिखना है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से होता है। देखो यहाँ पर अभी हम बताए थे, ये मान लो कांच है, ठीक है। क्या है? ये हो गया मेरा कांच, ठीक है ना। और कांच से कहाँ? ये हो गया अभिलंब। कांच से कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है हवा में, यानी विरल माध्यम में। तो क्या होगा? ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये हो गया आपतन कोण I और ये हो गया अपवर्तन कोण R। तो ये R यानी अपवर्तन कोण बड़ा हो गया और आपतन कोण छोटा हो गया। तो यहाँ बोल रहा अपवर्तन कोण आपतन कोण, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। तो यहाँ बड़ा होता है लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आपतन कोण 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण कितना? तो 0 डिग्री, यानी I 0 तो R भी 0। क्योंकि यहाँ पर बताना है क्योंकि ये 90 डिग्री पर आया होगा तभी 0 संभव है। जब 90 डिग्री पर आएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। तो आपतन कोण अभिलंब के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं हुआ, अपवर्तन कोण अभिलंब के बीच में भी थोड़ा सा गैप नहीं हुआ, इसलिए 0 डिग्री हो गया। और परावर्तन में अभी 0 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री पर आती है तो बिना मुड़े तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो आपतन कोण अभिलंब के बीच में थोड़ा सा गैप नहीं हुआ, अभिलंब के बीच में भी थोड़ा सा गैप नहीं हुआ, तो वहाँ परावर्तन कोण में भी 0 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, यानी परावर्तन के नियम में भी 0 डिग्री, अपवर्तन के नियम में भी 0 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो आप लोग। एक लेंस के दोनों सतह के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो एक लेंस है, दोनों केंद्र, एक केंद्र इधर गोल हो रहा है तो एक केंद्र इधर होगा, इधर गोल हो रहा है तो सब केंद्र इधर होगा। दोनों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो यहाँ लिखना है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। देखो उत्तल लेंस क्या करता है? ये किरणों समांतर आने वाले किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। ये एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। तो एक बिंदु पर मिला रहा है यानी अभिसरित कर रहा है, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ लिख देना अभिसारी। क्या लिखना है? अभिसारी। और दर्पण में कौन अभिसारी होगा? तो दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। तो दर्पण में अवतल। और अपसारी लेंस कौन होगा? तो अपसारी लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। और दर्पण में कौन हो जाएगा? दर्पण में हो जाएगा उत्तल, क्योंकि दर्पण में उत्तल दर्पण किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।